बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है भूचाल, यह चेतावनी दी है हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने। और इस प्रकार की चेतावनी उन्होंने 2008 में भी दी थी, जिससे उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी। तो क्या हमारे हिंदुस्तान के बैंक सभी डूब जाएंगे? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे इंडिया में आएगा? और क्या 2008 जैसी मंदी क्या पूरे विश्व में आएगी? तो जानेंगे सभी सवालों के जवाब। तो जान लेते हैं खबर को विस्तार से। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आ सकता है। कारण वही है कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस के हालिया मामले के बाद ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में और अधिक उथल पुथल बढ़ रहा है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और स्विस बैंक क्रेडिट स्विस में गिरावट से बैंकिंग संकट को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल का माहौल है। इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वैश्विक बैंकिंग सेक्टर में और बड़े उथल पुथल की चेतावनी दी है। बता दें कि रघुराम राजन ने इससे पहले 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की सटीक भविष्यवाणी की थी और 2008 में भी आपने देखा कि मंदी का माहौल चला था। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका की दो बैंकें डूबी गई हैं लगभग देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, और उसी के साथ देख लिया जाए तो जो क्रेडिट स्विस है, स्विस बैंक, ये भी डूब गई है, यानी ये अपने स्वयं की ज़मीन नहीं बचा पाए हैं। और दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। वही हाल क्रेडिट स्विस बैंक के साथ हुआ। इन्होंने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले अडानी ग्रुप को जो रेटिंग दी थी वो 0 रेटिंग दी थी। अब हाल इनका ये हो गया है कि ये खुद अपने आपके बैंक को नहीं बचा पाए, यानी अपनी ज़मीन को भी नहीं बचा पाए हैं। इसीलिए ये नारा दिया गया है, नारा नहीं, लोकोक्ति कही गई है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और शेयरों के रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। 2005 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री रहते हुए रघुराम राजन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर भी थे। उन्होंने 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर पद का भी नेतृत्व किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी संभाला। उन्होंने कहा कि एसबीपी और क्रेडिट स्विस में संकट के बाद बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए और नीति को और कड़ा कर दिया है। जैसा आप जानते होंगे कि साल 2008 में वैश्विक मंदी आई थी। 1929 की महामंदी के बाद यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा सबसे बड़ा संकट था और मंदी के अनेक कारण थे, जिसमें से अगर मुख्य कारण देख लिया जाए तो लेहमैन ब्रदर्स बैंक के दिवालिया होते ही मंदी की मुहर लग गई थी। पिछले कुछ महीनों से एक बार फिर से मंदी की चर्चा जोर पकड़े हुए। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट पैदा हो गया है, यानी यहाँ की बैंक डूब रही हैं, खासकर देखा जाए तो क्रेडिट स्विस के संकट में फंसने से ग्लोबल मंदी की आशंकाओं को और भी बल मिल गया है। अब हम जान लेते हैं क्या भारतीय बैंकिंग, देख लेते हैं कि हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है। अगर यानी वहाँ की बैंक डूबती हैं तो यहाँ के बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2008 की मंदी के बाद 2015 में आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक यानी DSIB की लिस्ट जारी की। फिलहाल इसमें देश के 3 बैंकों को शामिल किया गया है। आरबीआई ने देखा जाए तो नंबर 1 हमारी एसबीआई, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक और तीसरी हमारी एचडीएफसी बैंक। तो इनको DSIB में स्थान दिया गया है। तो अब जाने ले रहे हैं हम कि DSIB क्या है और इसके लिए बैंक कैसे चुने जाते हैं। तो DSIB बैंकों में शामिल बैंकों के डूबने से उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और इनका डूबना सरकार भी सहन नहीं कर सकती है। आरबीआई देश के सभी बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस और उनके कस्टमर बेस के आधार पर सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट स्कोर देता है। किसी भी बैंक के DSIB के तौर पर ही लिस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी संपत्ति राष्ट्रीय जीडीपी के लिए, यानी जो जीडीपी है के 2% से ज़्यादा हो। मुख्य तौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था में महत्व के आधार पर आरबीआई ने इन बैंकों का चयन किया है। ले रहे हैं DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस बैंक भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आखिर ये DSIB बनाया गया है। तो साल 2008 की मंदी के दौरान ही भारतीय शेयर बाजार भी तहस नहस हो गया था। मंदी को भारतीय बैंक भी नहीं झेल पाए थे, जिससे देश का जो नुकसान था वित्तीय तौर पर बढ़ गया था। तभी सरकार ने तय किया कि ऐसी स्थिति में कुछ चुनिंदा बैंकों को बचाने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा ना हो। DSIB डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस बैंक है में शामिल बैंकों के लिए कोई खास नियम है, तो इसका देख लिया जाए उत्तर तो हाँ, इसके लिए कुछ खास अलग नियम होते हैं। DSIB में बैंकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये सारा पैसा लोन देने
में या बाकी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते। इन्हें अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स का एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 को मेंटेन करना पड़ता है। अब अगला सवाल है हमारा कि DSIB लिस्ट तो सरकार ने बना दिया है, क्या अगर DSIB वाले बैंक भी डूबती हैं तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। भारत में देख लिया जाए तो 3 ही इस लिस्ट में शामिल बैंक हैं। पहला हमारा SBI, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा HDFC बैंक है। इनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा सकती है, जिनकी वजह से आर्थिक संकट और पैनिक की स्थिति बन सकती है। लेकिन देखा जाए तो इन बैंकों की गतिविधियों पर RBI की पैनी नज़र होती है, इसलिए इनके डूबने का जोखिम भी बहुत कम रहता है। DSIB से डील करने के लिए RBI ने अलग से नियम बना रखे हैं। आर्थिक संकट की स्थिति में इन बैंकों को उबारने का प्लान भी सरकार ने तैयार कर रखा है और सरकार भी हर संभव मदद करेगी। जानने ले रहे हैं क्या जो बैंक DSIB लिस्ट में शामिल नहीं हैं क्या उन बैंकों को ज़्यादा खतरा है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं कि बिल्कुल नहीं। सभी बैंक केंद्रीय बैंक यानी RBI के अधीन होते हैं। जैसा जानते ही आपकी 2020 में यस बैंक की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, जिसके तुरंत बाद RBI ने जो बोर्ड था बैंक के बोर्ड को तत्काल भंग कर दिया था और अपने कब्जे में उस बैंक को ले लिया था और फिर से उसे उबारने के लिए उसमें पूंजी डाली गई थी, जिसमें सहयोग के लिए SBI समेत कई बड़े बैंक सामने आए। तो कुछ इसी तरीके का मामला अमेरिका फाइनेंस रिपब्लिक बैंक को बचाने के लिए सामने आया था। देश के दूसरे बैंकों ने $30 अरब की मदद देकर बैंक को बचाया था। साल 2015 में RBI हर साल DSIB लिस्ट निकालता है। 2015 और 2016 में केवल 2 ही बैंक की DSIB लिस्ट में शामिल थी, SBI और ICICI बैंक। 2017 से HDFC बैंक भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। अब जानने ले रहे हैं कि मगर मान लिया जाए कि अगर भारतीय बैंक डूबता है तो क्या इसका वैश्विक प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा हम बता दे रहे हैं कि DSIB में शामिल बैंकों को सरकार हर हाल में पहले तो डूबने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने प्लान तैयार करके रखा और हर संभव मदद करने के लिए भी बैठी है। बाकी बैंकों का बहुत प्रभाव दुनिया पे नहीं पड़ेगा। हालांकि बाकी बैंकों के डूबने के चांस भी बहुत कम है, क्योंकि सभी पर RBI की बहुत पैनी नज़र बनी रहती है। खाता धारकों की स्थिति में अब देश के सभी बैंकों के लिए एक ही नियम है। जैसा आप जानते हैं, डूबने या आर्थिक संकट की स्थिति में बैंक डिपॉजिट पर सरकार 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कवर देती है, चाहे जितने आपके पैसे जमा होते हैं। इसके कारण बैंक के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम जानने ले रहे हैं क्या विदेशी बैंकों के मुकाबले भारतीय बैंक ज़्यादा सुरक्षित हैं? तो कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के बाद भी भारतीय बैंकों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। इस कारण अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिम देशों में बैंकिंग सेक्टर की तरह भारत में संकट देखने को नहीं मिलता है। लेहमैन ब्रदर्स बैंक दिवालिया क्यों हुआ था और हमें इससे क्या सीख मिलती है? तो यह अमेरिकी बैंक 2008 में दिवालिया हुआ था, लेकिन खतरे की घंटी 1 साल पहले बज चुकी थी। कारण था नकदी संकट। दिवालिया होने से पहले लेहमैन ब्रदर्स का जो वित्तीय लेवरेज था करीब 44.01 के रेशियो में था। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने अपना हर 1 रुपया जो कारोबार में लगाया था उस पर 44 रुपये उधार ले रखे थे, यानी 1 रुपये स्वयं का था और 44 रुपये उधार पर ले रखे थे। तो वित्तीय तौर पर देखा जाए तो जब समय अच्छा था तो जो लाभ होगा, प्रॉफिट, वो भी बहुत तगड़ा होगा। लेकिन जब बुरा समय आया तो बैंक अपने आप को संभाल नहीं पाया और दिवालिया हो गया। और उस समय जो वहाँ के बैंक थे उन्होंने बहुत सही से मेहनत नहीं की। अगर चाहते ईमानदारी से कोशिश करते तो उस बैंक को बचा सकते, क्योंकि कई देशों के बैंकों ने, केंद्रीय बैंकों ने साथ मिलकर SIG, सिटी ग्रुप, फैनी में मैडिमरैक और RBS जैसे बैंकों को बचाया था। लेकिन जो लेहमैन ब्रदर्स थे इनकी किस्मत ही ख़राब थी। और देखा जाए तो ये उस समय अमेरिका का 4था सबसे बड़ा बैंक था और पूरी दुनिया में इसका कारोबार फैला था। अब हम जानने ले रहे हैं वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बैंक कौन सी है, यानी GSIB बैंक कौन सी है? तो एक DSIB ग्रुप होता है, एक GSIB ग्रुप होता है। DSIB ग्रुप जैसा हमने जान ही लिया है कि हमारे देश में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस बैंक का एक ग्रुप बना हुआ है। और जो GSIB है ये ग्लोबल यानी ऑल वर्ल्ड के लिए बना होता है, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस बैंक। इस लिस्ट में शामिल बैंकों को सबसे मजबूत माना जाता है। 2022 में जारी लिस्ट में सबसे ऊपर बैंक देखा जाए तो IP मॉर्गन बैंक है, ये भी अमेरिका का है। और दूसरे पायदान पर है हमारा HSBC बैंक। तीसरे स्थान पर है हमारा सिटी ग्रुप। चौथे नंबर पर हमारा BNP
पेरीबस और 5वें नंबर पर बैंक ऑफ अमेरिका है। इस लिस्ट में देखा जाए तो टॉप 30 में कोई भी इंडियन बैंक नहीं है। क्रेडिट स्विस में संकट आने पर क्या हमें बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए? तो जैसा हम जाने ले रहे हैं कि GSIB लिस्ट यानी ग्लोबल सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक है में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो 23वें नंबर पर ये बैंक है। और इस GSIB लिस्ट में स्विट्जरलैंड के 2 बैंक शामिल हैं, पहला हमारा क्रेडिट स्विस और दूसरा UBS, जिसने अब क्रेडिट स्विस को खरीद लिया। यानी ये दोनों बैंक ग्लोबली स्विट्जरलैंड के लिए महत्वपूर्ण है और इनके डूबने से दुनिया में असर देखने को मिल सकता है। फाइनली जाने ले रहे हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में इस समय निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस समय थोड़ा सा संकट का समय चल रहा है तो बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए। और फिर भी किन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं की एनालिसिस या स्वयं के रिस्क पर ही किन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट किया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।